आज हम देखेंगे भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति क्या है? परिभाषा: कृषि उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्न में तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया। यह उच्च उत्पादकता किस्मों, हाई यील्डिंग वेराइटी के बीच रासायनिक उर्वरकों और आधुनिक तकनीक से संभव हो पाया। इसे ही हरित क्रांति कहा गया है। मतलब कृषि में हाई यील्डिंग वेराइटी का प्रयोग, उसी के साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और उसी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का और सिंचाई के साधनों का प्रयोग, उसे हरित क्रांति कहा गया है। इसका आरंभ, टाइमलाइन: भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 के बीच में हुआ। विश्व में इसकी शुरुआत मेक्सिको से हुई है। इसका उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर, मुख्यतः भारत में गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई। उसी के साथ चावल को भी माना जाता है, लेकिन मुख्यतः गेहूं से संबंधित है ये। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, मुख्यतः गेहूं और सेकेंडरी चावल। हरित क्रांति के जनक, विश्व में इसके जनक है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है। भारत में इसके जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये भारतीय कृषि के वास्तुकार कहा जाता है इन्हें, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। पृष्ठभूमि: हमें आखिरकार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत क्यों पड़ी? खाद्यान्न संकट: 1950 से 60 के दशक में भारत भीषण खाद्यान्न संकट और सूखे से जूझ रहा था। 1950-60 में भारत में भीषण खाद्यान्न संकट हुआ और भीषण सूखा पड़ा। PL 480 समझौता: भारत को अपनी भूख मिटाने के लिए अमेरिका से PL 400 के तहत अनाज आयात करना पड़ा था। ये गेहूं से संबंधित है। PL 480 जो भारत अमेरिका से आयात करता था। आत्मनिर्भरता: विदेशी दबाव और कम उत्पादकता ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुआ। खाद्यान्न संकट, PL 480 समझौता और विदेशी दबाव से मुक्त होने के लिए भारत ने हरित क्रांति अपनाई। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं: इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी के बीजों का प्रयोग किया गया, उच्च उत्पादक किस्मों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरक, पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई का विस्तार, नहरों और नलकूपों के द्वारा सिंचाई का विस्तार किया गया, कृषि यंत्रीकरण, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को बढ़ावा दिया गया, बहुफसलीय खेती, एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाने को बढ़ावा दिया गया। मतलब इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी का यूज बढ़ाया गया, कृषि में उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाया गया और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई और कृषि का मैकेनाइजेशन किया गया। इसी से भारत ने हरित क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त किया। फसलें एवं क्षेत्र: प्रमुख फसलें, गेहूं, सबसे अधिक लाभ हरित क्रांति का गेहूं को मिला। उसके बाद धान, उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने दलहन और तिलहन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया क्योंकि इनकी उपेक्षा की गई थी, जबकि वीट और राइस के उत्पादन को बढ़ावा मिला। इसमें लाभान्वित क्षेत्र थे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाद में इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को भी फायदा मिला। तो मुख्यतः इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा मिला। बाद के समय में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को भी फायदा मिला। इसके कारण क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। हरित क्रांति की उपलब्धियां: आत्मनिर्भरता: खाद्यान्न आयात पर निर्भरता समाप्त हो गई। अब भारत खाद्यान्न आयातक से निर्यातक बन चुका था। आय वृद्धि: किसानों की आय बढ़ी और कृषि उद्योग का विकास हुआ। खाद्यान्न सुरक्षा: बफर स्टॉक और PDS के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। PDS सिस्टम होता है जिसके द्वारा भारत सरकार गरीबों को सस्ती कीमत पर गेहूं, चावल और आदि दालें आदि देती है। सीमाएं एवं आलोचनाएं: क्षेत्रीय असमानता: इसका लाभ केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा। फसल असंतुलन: सारा ध्यान इसमें गेहूं और चावल पर रहा, जिससे दालों और तिलहन की कमी हो गई। सामाजिक खाई: बड़े किसानों को इसमें अधिक लाभ हुआ, जबकि छोटे किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। तो इसमें याद रखना है कि इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, फसल असंतुलन बढ़ा और बड़े किसान और अमीर हुए और छोटे किसान दब के रह गए। हरित क्रांति का पर्यावरण पर प्रभाव: मिट्टी की गुणवत्ता: अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से उर्वरता कम हो गई, मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो गई। जल संकट: अत्यधिक सिंचाई से भूजल में भारी गिरावट आई। लवणता: जल भराव के कारण मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ गई। स्वास्थ्य जोखिम: कीटनाशकों के अवशेष भोजन और जल में मिले। जैव विविधता: एक ही प्रकार की फसल उगाने से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में कमी आई। यह हरित क्रांति के मुख्य दुष्प्रभाव है। हरित क्रांति बनाम सदाबहार क्रांति: हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन बनाम सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य उत्पादन मात्रा में वृद्धि करना, जबकि सदाबहार क्रांति का मुख्य लक्ष्य सतत विकास। हरित क्रांति का आधार है रसायन एवं मशीनरी आधार, जबकि सदाबहार क्रांति पर्यावरण अनुकूल तकनीक। हरित क्रांति अल्पकालिक लाभ, जब सदाबहार क्रांति दीर्घकालीन समाधान। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, जबकि सदाबहार क्रांति MS स्वामीनाथन। दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता: जैविक खेती, रसायनों का प्रयोग कम करके जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। पूर्वी भारत हरित क्रांति का विस्तार पूर्वी भारत, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में करना। जल संरक्षण, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का विस्तार करना। हरित क्रांति ने भारत को भीख के कटोरे से निकालकर अन्न भंडार बना दिया है। यद्यपि इसने आत्मनिर्भरता दी, किंतु भविष्य की चुनौतियों के लिए हमें सदाबहार क्रांति और समावेशी कृषि की ओर बढ़ना होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 में।